लेकिन सच्चाई तो उगलती है। आजकल सच्चाई उगलने वाले लोग बहुत कम हैं। कई सारी किताबें लिखी हैं, कई सारी बातें उनसे हुई है। महिलाओं के शोषण के पीछे, दलितों के शोषण के पीछे, बलात्कारों के पीछे कई सच्चाइयों को लोगों ने छुपा दिया और बाएं हाथ से लिखे इतिहास को हमने पढ़ लिया, दाएं हाथ को हमने जेब में रख लिया। ये दाएं हाथ से लिखने वाली लेखिका है। आप समझ सकते हैं, आप प्रबुद्ध नागरिक है, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं कहते हुए भी कहूँ, उनके बारे में तो कितना सारा बोला जा सकता, कहा जा सकता है, लेकिन प्रबुद्ध और महिलाओं के साथ, शोषितों के साथ, वंचितों के साथ जो हुआ, उस पर कई सारी किताबें लिखी हैं। बात बात में उनकी बात करते रहेंगे। उनका विशेष सम्मान, स्वागत सूरत के इस सूरत लिट फेस्ट में करने के लिए मैं निमंत्रित करना चाहूँगा सामाजिक कार्यकर्ता हमारी बहन श्री रितु राठी जी। उनका अभिवादन सम्मान करें। उससे पहले मधु जी से निवेदन है कि वे अपना स्थान मंच पर ग्रहण करें। मैंने ऐसा परिचय दिया कि आप तो सुन मुन हो गए, ताली बजाने में भी संकोच करने लगे। आपने लेखन के माध्यम से, किताबों के माध्यम से, निबंधों के माध्यम से देश विदेशों में बहुत सारी चीज़ें हैं। 1997, 1986 में उन्होंने 1986 की मैं बात कर रहा हूँ, जब मैं पढ़ता था, गांधी एंड विमेन एक किताब, द डायलेमा एंड अदर स्टोरीज बाय विजयन डेथा, 1997। 1998 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा प्रकाशित उनकी पुस्तक रिलीजन एट द सर्विस ऑफ नेशनलिज्म। ऐसी बहुत सारी किताबें, बहुत सारे निबंध उनके प्रकाशित हैं। बाकी तो जब वो बोलेंगी, यहाँ जो प्रस्तुत करेंगी जो बातें, आपको विशेष परिचय उनका हो जाएगा। माँ सरस्वती के साथ साथ माँ दुर्गा का भी वास इनकी बातों में है। आइए उनका जोरदार स्वागत करें और शुरू करते हैं आज का नया सत्र, फाइटिंग वॉर ऑफ नैरेटिव्स। श्री मधु पूर्णिमा किश्वर जी। हेलो। हाँ, सूरत लिट फेस्ट में मुझे अपनी बात कहने का अवसर देने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों ने मेहमान नवाजी में तो कोई कसर नहीं छोड़ी। हाँ, देर सवेर हो रही है प्रोग्राम्स में, वो आपका दोष नहीं है। वो ऑडियंस को बाहर गपबाजी में ज़्यादा इंटरेस्ट होता ही होता है, तो इसलिए उसके लिए शिकायत करनी भी नहीं चाहिए। खैर, पिछले सत्र में एक दो सेंटेंस जो मेरे अधूरे रह गए, मैं बात उससे करूँगी, क्योंकि फेक नैरेटिव्स की जहाँ की बात है, ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात, दुख की बात है कि इतिहास में करीब 1200 साल तक जो हमारे साथ अन्याय हुए, उसकी अगर हमें कहानी पढ़नी है तो कोई हिंदू इतिहासकार नहीं मिलेगा आपको। क्या क्या बर्बरता हुई वो मिलेगा इस्लामी आक्रांताओं के द्वारा। वो बता के गए कि हमने कितने मन जनेऊ उतरवाते थे, कितने सर स्कल्स के माउंटेन्स बनाते थे, कितने लाख यहाँ मारे, कितने वहाँ मारे। और विल ड्यूरेंट, जो कि सिविलाइजेशनल स्टडीज़ के बहुत बड़े उस्ताद माने जाते हैं, उनका कहना है द इस्लामिक कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया इज़ द ब्लडिएस्ट चैप्टर इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड, यानी मानवता के इतिहास में सबसे खूनी चैप्टर, अध्याय है इस्लाम का आक्रमण। उसके बाद आके अंग्रेज़ों ने अपने गुल खिलाए, उन्होंने भी लाखों को कत्लेआम, भूखमरी से मरवाया, क्या क्या नहीं किया। पर इस्लाम के बारे में आपको नहीं, अब तुलसीदास उसी समय के थे, पर क्या तुलसीदास जी ने
लिखा कि क्या असर हुआ जब राम मंदिर ढहा गया, किसने ढाया किसने नहीं। वो खुद बड़े फख्र से बोलते रहे और उनका एजेंडा साफ रहता है। उनका एजेंडा है गज़वा हिंद। जिसने ना सुना हो कृपया इस शब्दावली से अपने को परिचित करवा लीजिए। गज़वा हिंद ये पैगंबर साहब के समय से ये चल रहा है कि जब तक पूरा भारतवर्ष नहीं, पूरा सब कॉन्टिनेंट नहीं इस्लामीफाई होगा, हर मंदिर टूटेगा, हर काफिर या तो इस्लाम कबूल करेगा या अपना गला सरतन से जुदा करवाएगा, उसी बेरहमी से जो अभी आप देखते हैं हमास या ISIS कर रहे हैं दुनिया भर में, और जो पार्टीशन के दौरान हुआ जिस तरह की बर्बरता, और आए दिन कमलेश तिवारी का वैसे ही गला रेत के हत्या की गई। ये हमारा अंजाम है, वो खुलेआम उनका ये एजेंडा है, मैनिफेस्टो है। PFI ने तो 2047 जिसको हम अमृत वेला कहते हैं कहा है कि 2047 तक हमारी पूरी तैयारी है, यहाँ पे इस्लाम का शासन होगा। और इसका मतलब आप और हमारे लिए कोई जगह नहीं। अगर इस्लाम कबूल नहीं करते तो मरने के लिए तैयार हो जाइए, हर मंदिर टूटने के लिए तैयार उनके लिए बैठा ही है। ये उनका खुला स्टेटेड एजेंडा, ये मैं नहीं कह रही। और सरकार ने जब अभी हाल में कुछ उन पे रोक टोक लगाई थी तो वो इसीलिए की थी कि वो कह रहे हैं कि ये करने वाले हैं। और मैं आप सबसे अनुरोध करूँगी, आप रामायण महाभारत पढ़ें न पढ़ें, आप वेद पुराण पढ़ें न पढ़ें, कृपया इस्लाम पढ़ लीजिए। और आज के दिन में लेक्चर्स भी बहुत अच्छे आपको यूट्यूब पे हमारे हिंदू भाई ही आपको बहुत ज्ञानवर्धक इस्लाम पे लेक्चर्स देते मिल जाएंगे। और अली सिन्हा की किताब जो पिछले सत्र में मैंने कहा, ALI अली SINA, ये किताब अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद एंड द मुस्लिम्स, ये किताब फ्रीली अपलोड के लिए अवेलेबल है। मैं तो मानती हूँ मेरी ज़िंदगी बिल्कुल बदल गई और मैं शायद महीनों तक मैं सो नहीं पाई ये किताब पढ़ने के बाद कि हे भगवान, हम इतने मूर्ख थे। मैं पार्टीशन रेफ्यूजी फैमिली से हूँ, फिर भी हमारे माँ पिता ने, उन्होंने भी इस्लाम नहीं समझा, उजड़ के आ गए, इस्लाम कबूल नहीं किया, उजड़ के आ गए। परंतु उनको भी नहीं मालूम था कि ये क्या खतरा है जिसकी वजह से, ये क्या बीमारी है जिसकी वजह से उनको अपना घर बार उजाड़ के आना पड़ा। वही प्रोसेस कश्मीर में चला। आज देख रहे हैं सारे देश भर में मिनी पाकिस्तान कितने बन चुके हैं, और जहाँ मिनी पाकिस्तान बन जाता है वहाँ हर्ष वही होता है जो कश्मीरी पंडितों का हुआ। और कश्मीरी पंडितों ने भी, अगर आप गूगल सर्च करेंगे तो ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस इन कश्मीर कीजिए, आपको लाखों एंट्रीज मिल जाएंगी। हाय बेचारे JKLF के साथ कितना अन्याय हुआ, हाय बेचारे मुस्लिम्स के साथ कितना अन्याय हो रहा है, इंडियन आर्मी कैसे ऑक्यूपेशन आर्मी है, ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस करती है, और वगैरह वगैरह। इनकी जेनोसाइड हो रही है, मारेंगे भी, जेनोसाइड करेंगे भी, और विक्टिमहुड नैरेटिव भी चलाएंगे। ये अफसोस से कहना पड़ता है, ये पैगंबर जी पीस बी अपॉन हिम, उन्हीं के दिनों से वो भी एग्जैक्टली यही करते थे। और उन्होंने बताया ये आपको अलाउड है करना, और इसको अलतकिया या डिसीट का डॉक्ट्रिन भी कहते हैं कि आप अगर मारते हैं तो ये मत करो मैंने मारा, शेखी बगाड़ने की बजाय आप कहो हम पिट रहे थे, हम पिट गए, उसने हमें पीटा इसलिए हमें मदद की ज़रूरत है। तो अभी जो मैं आपको कहानी बताने जा रही हूँ वो भी ऐसे ही, कैन यू प्लीज़ ब्रिंग इट टू द स्क्रीन। हाँ, ये मेरी किताब है। मैं फेक नैरेटिव्स, मैंने नहीं सोचा था मेरी ज़िंदगी में मैं कलम उठाऊंगी। मैंने सिर्फ ये कहा था कलम में सरस्वती का वास है, और मैं अपनी कलम से कभी झूठ नहीं बोलूँगी और कभी उससे कमाई का साधन नहीं बनाऊंगी। इसीलिए मैंने अपनी रोज़ी रोटी प्रोफेसरी या टीचिंग प्रोफेशन एकेडेमिया से चुनी,
ताकि मुझे कलम कभी भी इस्तेमाल न करनी पड़े रोज़ी रोटी के लिए, क्योंकि फिर आपकी कलम बिक भी सकती है जब आपकी रोज़ी रोटी जुड़ जाती है। तो ये सोचा नहीं था कि मुझे फेक नैरेटिव्स ही ब्लास्ट करने पड़ेंगे, पर स्टार्टिंग फ्रॉम द बर्थ ऑफ मानुषी इन 1979 ये हिस्से में आ गया कि जो फॉरेन फंडेड एनजीओज जो फेक नैरेटिव चलाते हैं हमारे हिंदू समाज को लेके, डाउरी को लेके, डोमेस्टिक वायलेंस को लेके, सती को लेके, मनुस्मृति को लेके, फ्लां को लेके, हिंदू कोड बिल को लेके, एक के बाद एक इनके फेक नैरेटिव्स, क्योंकि पढ़ने में मेरी रुचि और ध्यान से पढ़ती हूँ, वकील नहीं हूँ पर कानून भी बड़े ध्यान से पढ़ती हूँ। और जो रेप लॉ है इसको तो मैंने चैलेंज भी किया था, मोदी जी ने और कड़ा कर दिया, सुप्रीम कोर्ट तक इसको लीगल टेररिज्म करार कर चुका है जो महिलाओं के हकों के नाम पे कानून लाए गए, और हमारी सरकारें उनको और कड़ा किए जा रही हैं। वो भी फेक नैरेटिव्स ये फॉरेन फंडेड एनजीओज चलाते हैं, क्योंकि वो हिंदू समाज को इतना बदनाम करना चाहते हैं कि हिंदू शर्मसार होके अपने परिवार संस्था की किसी भी चीज़ की बचाव में खड़ा ही ना हो सके। खैर, तो अब ये किस्सा आप में से कितने इस कथुआ मर्डर रेप का याद भी है? चलिए, कुछ तो पता है, आई एम ग्लैड। पर अक्सर क्या होता है कि वो अपने ऊपर जो फेक नैरेटिव बनाकर कहते हैं कि हमारे साथ अन्याय हुआ, वो ना खुद भूलते हैं ना भूलने देते हैं। मोदी जी ने टोपी क्यों नहीं पहनी, इस पे ही कितनी मुहिम चल गई थी किसी ज़माने में। वो भूलने नहीं देते, अखलाक खान को भूलने नहीं देंगे दुनिया भर में, चाहे वो फेक नैरेटिव की वो कहानी हो। और हिंदुओं की बीमारी ये है कि हम हमारे साथ हो रहे अन्याय को याद रखने ना रखने को महानता समझते हैं। भुला दिया। अब ये जो कथुआ का कांड हुआ, इसमें कितना बड़ा षड्यंत्र था, और ये षड्यंत्र के पीछे कैसी सुनियोजित सोच थी, इसका उद्देश्य क्या था, इसके ऊपर मैंने ये 640 पन्ने की किताब लिखी है। मैं आपसे आग्रह करती हूँ ज़रूर पढ़िए। जैसे मोदी मुस्लिम्स एंड मीडिया, ये मोदी जी के ऊपर जो फेक नैरेटिव चला था कि गुजरात का बुचर है, ये मैंने तथ्यों के साथ एक्सपोज किया था। ये भी किताब बहुत डिस्काउंट पे आपको मिल रही है, ये भी हाई डिस्काउंट पे मिल रही है, कृपया पढ़िए। और जो लोग लिखने पढ़ने में ज़रा भी रुचि रखते हैं, ये ट्रेनिंग मैनुअल्स हैं आपके लिए, कैसे ये जब ये झूठ कोई फरेबी नैरेटिव चलाते हैं तो क्या क्या सिग्नल्स होते हैं जिसको पकड़ के आप भी वो काम कर सकते हैं जो मैंने प्रयास किया है। और बहुत जल्दी में मुझे आपको बताना पड़ेगा, इस 640 पन्ने की किताब बहुत आसान है पढ़ने में, लीगल इश्यूज़ पे है, पर अगर कोई सामान्य 12वीं का या बीए का बच्चा है जिसको थोड़ी ठीक ठाक अंग्रेज़ी आती है तो बहुत सहज भाषा में मैंने लिखी है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोग इस किताब को अवश्य मंगवाएंगे। किताब का नाम है द गर्ल फ्रॉम कथुआ, अ सैक्रिफिशियल विक्टिम ऑफ गजवाई हिंद। यानी गजवाई हिंद जो मिशन है कि सारे भारत का इस्लामीकरण करना है, जो पैगंबर जी इनको मिशन दे के गए हैं, ये उस प्लान का हिस्सा है। इसका मर्डर भी, और शुरू करने से पहले ही मैं डंके की चोट पे कहती हूँ, हालांकि हिंदुओं को फंसाया गया इस मर्डर में और उसके तहत डेमोग्राफिक इन्वेजन का सिलसिला चलाया गया जम्मू प्रांत में, परंतु अगर सच्चा आपको इस हत्या के पीछे सच जानना है तो महबूबा मुफ्ती से पूछिए, वो जानती है, वो लिप्त है इस मर्डर में। उसके परिवार से पूछिए, वो लिप्त है इस लड़की के मर्डर से। किसी हिंदू का कोई लेन देन दूर दराज का भी नहीं था, पर मासूम हिंदुओं को फंसा के और जो जो किया गया वो उसकी आज मैं कहानी बहुत तेज़ी से अब बयान करूँगी। 10 जनवरी 2018 को ये लड़की कथुआ में का एक छोटा सा गांव भी नहीं कहेंगे, हैमलेट कहेंगे, बस्ती है। उन दिनों 15-16 घर केवल इस बस्ती में थे और उससे करीब जो रसाना गांव है उससे करीब 5-6 मिनट की दूरी पर
इस लड़की का जो मैं नाम नहीं ले सकती क्योंकि कानून कहता है किसी रेप विक्टिम का आप नाम नहीं ले सकते, तो इसलिए द गर्ल फ्रॉम कथुआ हमने इसका नाम ऐसे रेफर किया सारी किताब में। तो कहा जाता है कि 10 जनवरी को ये लड़की एकाएक अपने घर घर के आसपास से गायब हो गई। वो घोड़े चराने गई थी, बकरवाल परिवार की, जो कि भेड़े चराते हैं और घोड़े पालते हैं, उस परिवार की लड़की थी। और ये कहते हैं 8 साल की, पर मेरा अध्ययन बताता है कम से कम 12 साल की। ठीक है, 10 को गायब होती है और जनवरी 17, 2018 को उसकी डेड बॉडी आप देख सकते हैं रसाना गांव जो हैमलेट है उसके बिल्कुल पीछे, उसके पिछवाड़े में 3 मिनट की दूरी पर, 2 मिनट की दूरी पर इसकी डेड बॉडी ऐसे लेटी हुई मिलती है। और एकदम इतना बवाल मचता है, मोदी जी पे डायरेक्ट इल्ज़ाम लगता है, बीजेपी आरएसएस ने मरवाए वगैरह, इतना ग्लोबल इसका स्प्रेड हुआ। आपको याद होगा ये जो फ़ोटो मैं कवर पे दिखाई हूँ, मैंने तो आंख कवर की क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि आप नाम या चेहरा पूरा नहीं दिखा सकते, पर यह चेहरा ग्लोबली फेमस हो गया। और इसमें 2 राय नहीं कि उस लड़की का मर्डर हुआ, शायद उसको टॉर्चर भी किया गया, परंतु जो उसके बारे में कहा गया वो सरासर झूठ ही नहीं, फरेब भी नहीं, परंतु निर्दोषों को टारगेट करने वाला था और इनोसेंट, बिल्कुल मासूम निर्दोष हिंदुओं को इसमें फंसा दिया गया। अब मुझे कैसे पता चला, ये कैसे, मैं दिल्ली में रहती हूँ, मेरा कथुआ से कोई लेन देन नहीं, मुझे पता भी नहीं था रसाना विलेज नाम की कोई चीज़ है। हालांकि कश्मीर से मेरा ताल्लुक़ रहा है, कई इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स वगैरह वगैरह मैंने लिखी, पर कोई मुझे पता नहीं था। अब मेरे कान क्यों खटके दिल्ली में रहते हुए भी? उसका मुख्य कारण कि मैंने देखा कि कानून कहता है कि आप किसी रेप विक्टिम का नाम या उसका चेहरा पब्लिश नहीं कर सकते, उसकी डिटेल्स नहीं कर सकते, और अगर आप करते हैं तो उसके लिए आपको 2 साल तक की जेल और फाइन भी हो सकता है। परंतु इस केस में पहले दिन से ही देश की सेलिब्रिटी, जर्नलिस्ट, फिल्म स्टार्स, नेम इट एंड यू हैव इट, इतने बड़े बड़े लोगों ने अपने नाम से अपना चेहरा दिखा के इसका नाम का प्रचार किया कि हाय बेचारी, इसको न्याय चाहिए। और ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि ये एक इकलौती रेप विक्टिम है जिसका नाम और चेहरा ग्लोबली फेमस किया गया। अब कितना फेमस किया गया उसका उदाहरण लीजिए। 22 अप्रैल 2023 को मैंने इस लड़की के नाम से गूगल सर्च किया तो आप मानिएगा 4,35,00,000 रिजल्ट्स केवल अंग्रेजी भाषा में आए। तो मराठी में, हिंदी में, जर्मन में, फ्रेंच में, ये ग्लोबल केस था। एक्सटेंट देखिए कैसे बना। और ये शुरुआत किसने की? वहाँ की चीफ मिनिस्टर ने। उसने लड़की का नाम, अब चीफ मिनिस्टर तो कह नहीं सकती कि मुझे मालूम नहीं था कि लड़की का नाम नहीं मेरे ट्वीट्स में जाना चाहिए या मेरी स्टेटमेंट्स में जाना चाहिए। और फिर उसके बाद शुरू हो जाता है पूरा इको चैम्बर। बरखा दत्त जिसने ट्वीट पे ट्वीट की बरसात कर दी, एक के बाद जैसे उसके दिल फटा जा रहा है इस गम से। फिर जब बरखा दत्त जी लीड लेती हैं नाम और फोटो के साथ, तो सागरिका घोष या राजदीप सरदेसाई थोड़े पीछे रह सकते हैं। और बहुत से सेलिब्रिटी जर्नलिस्ट जिसमें निधि राजदान और सागरिका तो दिया ही है मैंने, आरती टिक्कू जी भी, राहुल पंडिता जी भी, समीर यासिर, ये लग गए। ये देखिए कितने सारे ट्वीट्स। मेरी किताब में एक पूरा चैप्टर है जो कैसे ये इन्होंने मीडिया मैनेज किया, ट्वीट्स पर ट्वीट्स और आर्टिकल्स पे आर्टिकल्स और वीडियो पे वीडियो पोस्ट किए जा रहे हैं। और इस केस की लीगल जो पैरवी थी इन्होंने की, ये देखिए ट्वीट पे ट्वीट सारे मैंने रिप्रोड्यूस किए हैं किताब में, ताकि ये बाद में डिनाई भी ना कर सकें। ये सुप्रीम कोर्ट में मैं ले जाऊंगी, सुप्रीम कोर्ट को पूछने। इंदिरा जयसिंह वॉज द लीड प्लेयर इस केस में। हालांकि इसका कोई रोल नहीं होना चाहिए था। महबूबा मुफ्ती की सरकार ये तो लड़ रही थी क्योंकि रेप और मर्डर का केस इट्स एन ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट। तो जब सरकारी वकील खड़े हो रहे हैं तो ये इंदिरा जयसिंह वगैरह ये जो रिपीट ऑफेंडर्स हैं,
गुजरात दंगों में भी फेक नैरेटिव चलाने वाले यही लोग थे। बीबीसी तक, इंग्लैंड का भी लॉ अलाउ नहीं करता, पर बीबीसी भी रिपोर्ट कर रही है, नाम चेहरा सब कुछ करके। और ये देखिए बॉलीवुड स्टार्स क्या क्या आ जाते हैं इनके, जिनको कथुआ है भी, जम्मू कहाँ है कभी देखा भी नहीं होगा, अपने चेहरे के साथ सभी ने एक जैसे पोस्टर्स लगा रखे हैं, वी वांट जस्टिस, हिंदुस्तान की बेटी देवीस्थान में मारी गई वगैरह वगैरह। तो टारगेटिंग हिंदू कम्युनिटी, उनकी मास्थाएं, ये तो मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, बहुत मिल जाएंगे। विकिपीडिया तक में आप सोचिए किस बड़े लेवल का ग्लोबल इंटरनेशनल षड्यंत्र होगा, जब हर देश का कानून ये मनाही करता है, उसके बावजूद भी ये दिए जा रहे हैं। दूसरा, फिर मैंने जब इसकी तहकीकात शुरू की, जब मैंने देखा कि इस तरह ये लोग कर रहे हैं, जबकि दिल्ली में कभी कोई बच्चे के गायब होने पर या मरने पर इन्होंने कभी कुछ काम नहीं किया। हर साल दिल्ली में हजारों लाखों बच्चे गायब होते हैं। चाइल्ड राइट्स कमीशन का डेटा भी मैंने मेरी किताब में पब्लिश किया। इन्होंने, किसी ने, इन जर्नलिस्ट ने आज तक किसी बच्चे की खोज या लड़की की खोज खबर नहीं ली, परंतु कथुआ जिसका स्पेलिंग भी इनको नहीं आता था, रसाना गांव जिसको पता भी नहीं था, एकाएक उस वहाँ की एक बेटी के लिए इनका दिल पसीज उठा, रो उठा। फिर मैंने सोचा कि अब तो तहकीकात करनी ही पड़ेगी, और विशेषकर जब मैंने चार्जशीट पढ़ी। अब एक और बड़ी मज़े की बात पाई, जैसे ही मैंने शुरू की और मैं गई वहाँ पे, अच्छा एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है, दिल्ली का कोई जर्नलिस्ट स्वयं नहीं गया, ना बरखा दत्त, ना सागरिका, ना राजदीप सरदेसाई, ना प्लान, ना ढिमका, जम्मू तक नहीं गए। दिल्ली से बैठ के उन्होंने क्या विधवा विलाप शुरू कर दिया, वहाँ गए नहीं। मैं चुप रही जब तक मैं गई नहीं जम्मू, एक बार नहीं कई बार, रसाना गांव, और तहकीकात नहीं शुरू की। पहली ही ट्रिप में मुझे क्या मालूम हुआ कि ये जो फोटो है, इसके परिवार को मैंने, पहाड़ों में वो जा चुके थे, अपना घर, इनका घर तो रसाना गांव के पास ही है, कथुआ डिस्ट्रिक्ट में, पर ऊपर पहाड़ों में गए हुए थे अपनी भेड़ें चराने। मैं बड़ी मुश्किल से खोज खाज के पहुंची, और मुझे जब ये मालूम हुआ तो मेरा शक और भी पक्का हो गया। तो मैंने कहा कि ये जो फोटो थी किसने ली थी? तो उसका एक भाई कहता है कि मैंने ली थी, मेरे को किसी ने स्मार्ट कैमरा दिया था, तो नया था, तो मैंने, यानी उसको कैमरा भी स्मार्ट कैमरा दिया गया। फिर मैंने पूछा कि ये जो एक फेस दिखाया गया, ये देखा, मैंने बताया ना विकिपीडिया वगैरह, अब ये जो फेस है, ये एक ही फोटो सारी जगह फैली। तो मैंने कहा कि आपने कब ली थी फोटो? अब वो लड़की 10 जनवरी को गायब होती है, और ये 8 जनवरी की दोपहर या शाम को ये फ़ोटो लेता है। उसके फ़ोन पे मैंने 2 फ़ोटो देखी, एक चूल्हे पे लकड़ी, वो मिट्टी के चूल्हे पे थोपले बना रही है, कहते हैं 8 साल की लड़की, आग में कौन 8 साल की लड़की को काम करने देता है इतने मोटे रोटले बनाने के। खैर, तो मैंने कहा, उनकी माँ से भी पूछा, भाई से भी पूछा कि क्या एक ही फ़ोटो है, इससे पहले कोई और फ़ोटो नहीं? बोले नहीं, इस्लाम में मनाही है लड़कियों की फ़ोटो करना, यानी एक फ़ोटो खींची जाती है एक दिन पहले उसके गायब होने से या 1.5 दिन पहले, वो ग्लोबली वायरल की जाती है, उसके अलावा कोई फ़ोटो नहीं है। और इससे भी मेरा, ये उनकी इंटरव्यू है जो वीडियो रिकॉर्डेड है, ये देखो। तो और कोई फ़ोटो है क्या बच्ची की? और यही फोटो, और कोई फोटो बच्चे की? तो फोटो आप लोग खींचते ही नहीं है क्या? नहीं खिंचाते, लड़की लोग नहीं खिंचाते, लड़कियों की फोटो नहीं खिंचवाते? नहीं खिंचाते, हमारे लोग ठीक नहीं समझते। तो ये बात भी मुझे खटकी, कैसे और वही इस्तेमाल किया जाए और उसको ग्लोबली वायरल किया जाए। फिर उसके बाद चार्जशीट पढ़ी। चार्जशीट जो है ये इस केस की, ये 4 महीने बाद आती है कथुआ केस में। अब कहानी जो बताई जाती है चार्जशीट, और मैं दावे के साथ कहती हूँ कि किसी जर्नलिस्ट ने चार्जशीट नहीं पढ़ी, किसी जर्नलिस्ट ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक नहीं पढ़ी। चार्जशीट क्या कहती है कि
17 जनवरी को लड़की की बॉडी मिलती है। 18 जनवरी को शुभम नाम के एक टीनेजर को पुलिस अरेस्ट करती है और शुभम को अरेस्ट करके कह देती है कि हमने इसने कबूल कर लिया है कि इसने ही अबडक्ट किया था, इसी ने रेप करके लड़की को मारा है, ये बोल दिया गया। परंतु जो चार्जशीट है 15 पेज की, पहले 3 पेज तक एक नैरेटिव चलता है। वो है पहला, जब शुभम कबूलता है, वो ही पढ़ेंगे तो आप कहेंगे अरे भैया अगर लिखवाना ही था तो कोई बॉलीवुड का डी ग्रेड स्क्रिप्ट राइटर तो ले लेते, इतनी घटिया कहानी। और फिर उसके बाद जो बदलती है कहानी, ये कहते हैं क्या कन्फेस किया, ये देख रहे हैं ये, हाँ वो मैंने आपको दिखाया ना भूल जाए, ये देखिए कितने मुजाहरे, हजारों ऐसे डेमोन्स्ट्रेशन हुए। चार्जशीट में क्या कहानी गढ़ी जाती है कि 10 तारीख को जनवरी को ये लड़की आती है रसाना गांव में और चिल्ला के कहती है किसी ने मेरे घोड़े देखे खो गए हैं। तो ये लड़का शुभम नाम का टीनेजर वो कहता हाँ मैं तुम्हारी मदद करवाता हूँ, नीचे आता है अपने घर की छत से और उनके घर के पीछे बिल्कुल जंगल है, तो वहाँ जहाँ घोड़े चराने तथाकथित गई थी उसके साथ जाता है और फिर 1-2 घंटे घूम फिर के जंगल में कहता है चलो अब नहीं मिले, चलो मेरे गांव चलते हैं। वो भी चल पड़ती है। हालांकि उस लड़की का खुद का घर रसाना गांव से केवल 5 मिनट 6 मिनट की पैदल दूरी का है। वो अपने घर नहीं जाती, अपने पिता को नहीं बताने जाती, तथाकथित पिता को, परंतु इसके साथ घूम फिर के वो कहता मेरे गांव चलो, चल पड़ती है। गांव में आके अब ये फोटो देखिए, ये है छोटा सा गांव, एक के साथ एक घर है, गरीब परिवार हैं सारे, वर्किंग क्लास है, कोई ऑटो चलाता है, कोई बम्बई की मिल में वो है, लेबर क्लास है, एक ही थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा वो सांजी राम नाम के पटवारी का परिवार था और वो भी मतलब ईमानदार है, तो कोई ज़्यादा पैसे भी नहीं थे। ये गांव के बीचों बीच ये काऊ शेड है। तो कहानी ये बताई जाती है कि शुभम ने कहा मैं उस लड़की को लेके आया, फिर काऊ शेड में मैंने कहा चल तू लेट जा यहाँ पे तबेले में, वो लेट गई। फिर मैंने उसके सलवार के नाड़े से उसके पाँव बांधे, एक रस्सी लेके हाथ बांधे, मुंह में मैंने रुमाल ठूस दिया, वो लेट गई आराम से, ना वो चिल्लाई ना वो भागने की कोशिश की, लेट गई। और यही नहीं, फिर ये चार्जशीट में लिखा जाता है कि वो रोज़ शाम को 6 दिन तक उसके लिए खाना चोरी करके घर से लाता था, उसको खाना खिलाता था और खाना खिलाने के बाद उसको घुमाने लेके जाता था ताकि पॉटी वॉटी कर ले। वो फिर पॉटी वॉटी करती थी तो उसके साथ उसका पॉटी धोता भी था, उसके बॉटम्स धोता भी था हैंडपम्प के पानी से। तो ये तो नाइट रांदेवू हो गया, जैसे ना कोई फैंटेसी रोमांस चल रहा है इनका, और वो उसके लिए टॉफ़ियाँ भी लाता था। अब ये बताइए गांव के बीचों बीच यहाँ सुबह शाम लोग अपने पशु देखने आते हैं, दूध दोहने आते हैं, कोई ऐसी जगह संभव भी है, कोई ताला भी नहीं लग सकता, और वो लड़की भागने की कोशिश नहीं करती, 6 दिन तक रहती है। फिर कहा जाता है कि 6ठे दिन वो कहता है अब बहुत हो गया, चलो तुम्हारे घर छोड़ आता हूँ। तो रास्ते में कहता है नहीं मैं रेप करूँगा, मेरा मन कर रहा है रेप करने को। तो वो लड़की कहती है मेरे साथ रेप करोगे तो मैं जाके घर बता दूँगी। अभी तक कोई घर का उसने जिक्र नहीं किया। तो वो डर जाता है, उसके दुपट्टे से उसका गला घूंटता है, एक बड़ा सा पत्थर लेके सर फोड़ता है और उसकी डेड बॉडी को वहीं छोड़ देता है। मतलब कोई पागल खाने से भी निकला हुआ व्यक्ति किसी का मर्डर करके अपने पिछवाड़े में नहीं छोड़ता। पर ये तो उनको पता था कि कुछ भी करेंगे, महबूबा मुफ्ती और पाकिस्तान हमारे पीछे है, उन्होंने ये कर दिया। 6 दिन तक ये लड़का उसके साथ कोई सेक्सुअल असॉल्ट नहीं करता, सिर्फ टॉफ़ियाँ खिलाता है, खाना खिलाता है। ये जनवरी की सर्दी है, कंबल नहीं है, लड़की के पास कोई कपड़े गर्म भी नहीं है, पर वो निमोनिया भी उसको नहीं होता। तो 16 जनवरी को उसको जब छोड़ने जाता है तो क्योंकि वो डराती है तो ये उसका कर देता है मर्डर और छोड़ देता है उसकी डेड बॉडी। 17 तारीख को अगले दिन मिल जाती है डेड बॉडी। अब आप बताइए किसी को भी ये बिलीफ के लायक लगी? नहीं कि लगी नहीं।
अब अगली कहानी और भी इससे भी, फिर कहते हैं कुछ देर बाद और शुभम जो है सांजीराम पटवारी, जिसका जो मेन टारगेट था, उसका भांजा। असली शुभम को अरेस्ट करने का मकसद केवल ये था, आनन फानन में कई औरों को इम्प्लिकेट करना है ताकि दहशत फैल सके हिंदू समाज में, और यही किया गया। फिर एक नई SIT स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम अपॉइंट की जाती है और उसमें जो पुरानी जम्मू की टीम है उसको हटा के कश्मीर से लाए जाते हैं, जो इलीगल अपने आप में। और सेकंड SIT को हेड, जो मेन बंदा इन्वेस्टिगेशन करने वाला है, उसका नाम है सब इंस्पेक्टर इरफान वानी। अब ये इरफान वानी क्या है? क्रिमिनल बैकग्राउंड है। उसने एक हिंदू नौजवान ऋषि कुमार को डोडा डिस्ट्रिक्ट में मर्डर किया था, झूठे केस में फंसा के थाने में कस्टडी में लेके मर्डर किया था। जब उसका परिवार प्रोटेस्ट करने आया तो उसके परिवार को न्याय तो क्या मिलना था, उसकी बहन को थाने में 7 दिन तक रख के रेप किया इस व्यक्ति ने। उसको सस्पेंड होना पड़ा क्योंकि काफ़ी बवाल मचा था इस केस को लेके, और वो 11 साल तक सस्पेंड रहा, कुछ दिन जेल में भी रहा। महबूबा मुफ्ती कथुआ मर्डर केस से कुछ ही महीने 2 महीने पहले उसको रीइंस्टेट करती है और इस केस की तहकीकात का मुख्य मतलब की ऑफिसर बना देती है। जम्मू से कोई ऑफिसर नहीं, अब ये कश्मीर की है। और सबसे बड़ी बात, जिस टीम ने ओरिजिनल FIR लिखी थी, इन्वेस्टिगेशन शुरू करनी थी, उनको डिसबैंड करके जो सेकंड SIT है इरफान वानी वाली, इस क्रिमिनल वाली, वो पहले वाले जो पुलिस ऑफिसर हैं उनको भी, सिर्फ हिंदुओं को वो इम्प्लिकेट कर देती है कि ये भी इसमें मिली भगत थी इनकी। ये भी 3-4 लोग वो भी इसमें आ जाते हैं। मज़े की बात है कि सैकड़ों हिंदुओं को, नौजवानों को, कथुआ डिस्ट्रिक्ट के नौजवानों को अरेस्ट कर लिया जाता है, सैकड़ों को आनन फानन में। इतनी दहशत मच जाती है, रात को रेड होते हैं गांव कि आसपास के गांव के सभी लोग डर और दहशत की वजह से घर गांव छोड़ के नेशनल हाईवे पे आके धरना दे देते हैं कि बचाइए हमें और इसका CBI प्रोब कीजिए। तो ऑफिशियल रिकॉर्ड में दिखाया गया कि 232 लोगों को अरेस्ट किया गया, पर 134 के करीब को इन्होंने कोर्ट में पेश किया गया। 232 का अरेस्ट किया, 134 विटनेसेस बाद में उन्होंने किए गए। पर जो कहानी बनाई, ये देखो, ये मैंने कहा था ना कि नहीं, इससे पहले ये वहाँ की गांव की औरतें महीनों ठंड में बैठी धरने पे एक ही डिमांड लेके CBI प्रोब। ये हम पे गलत इल्ज़ाम है और हमारे नौजवान बच्चे, सैकड़ों बच्चे और हज़ारों बच्चे जम्मू छोड़ के नौजवान चल दिए कथुआ डिस्ट्रिक्ट की, यहाँ हम सेफ नहीं है। परिवारों ने कहा कि भागो यहाँ से, यहाँ तुम्हारी जान कुछ भी सेफ नहीं है। जब ये चार्जशीट पेश की जाती है, आप मानिए अप्रैल 10 को एक नई चार्जशीट पेश की जाती है। वो पहली चार्जशीट में 4 पेज ऑनवर्ड, 4th पेज ऑनवर्ड शुरू होती है। वो इतनी बकवास है, पहली से भी इतनी बकवास है कि जम्मू का बार एसोसिएशन, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, कोई भाजपा लेड नहीं था, बल्कि बार एसोसिएशन का हेड वहाँ का बहुत ही रिस्पेक्टेड कांग्रेस लीडर था। वो जम्मू बंद की कॉल देते हैं और एक ही डिमांड है, ये गलत लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है, क्योंकि तब तक सबको मालूम था सैकड़ों निर्दोष नौजवान, हिंदू नौजवान अरेस्ट किए जा चुके हैं। गांव में बहुत दहशत फैला दी है महबूबा मुफ्ती ने। तो सभी सुप्रीम कोर्ट को गुहार लगाते हैं, हाई कोर्ट को गुहार लगाते हैं, CBI प्रोब करिए, ये बिल्कुल झूठा चल रहा है। जम्मू बंद होता है, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन काम बायकॉट करती है, सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन लेके जाती है। और ये इस काम को लीड किया सलाथिया साहब ने, जो कि कांग्रेस के लाइफ टाइम बहुत रिस्पेक्टेड वर्कर थे। ये लीड कर रहे थे कि बहुत अन्याय हो रहा है, किसी ने इनकी नहीं सुनी। वो जो सारे दिल्ली के जर्नलिस्ट
दिल्ली में बैठ के हाय तौबा मचा रहे हैं, इनसे भी फ़ोन करके नहीं कहते कि भाई आप क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हो, क्योंकि हिंदू समाज कभी किसी रेपिस्ट के लिए खड़ा नहीं होता, आप जानते ही हैं। हमारे तो शंकराचार्य पे झूठा आरोप लगा तब भी हिंदू समाज चुप होकर बैठ गया। तो एक अनजान सा परिवार है, उस पे रेप का मुकदमा ऐसा कैसे होगा? गरीब परिवार है, सारे के सारे गरीब परिवारों के लोग हैं, उनके लिए क्यों हाई कोर्ट बार एसोसिएशन खड़ी हो जाएगी? एंड ही रियली डाइड अ वेरी हार्ट ब्रोकन मैन। जिस तरह उनका अपमान किया जाता था टीवी चैनल्स पर कि तुम तो रेपिस्ट को डिफेंड करते हो, और यहाँ तक कि एक हिंदू एकता मंच बना, हजारों की संख्या में लोग सड़क पे आए प्रोटेस्ट करने, केवल एक मांग लेके सीबीआई जांच की जाए। ये 2 सीनियर बीजेपी के मिनिस्टर थे जिन्होंने लीड किया, एक तो चौधरी लाल सिंह और दूसरे चंद्र प्रकाश गंगा। इन दोनों को महबूबा मुफ्ती ने इतना बदनाम किया कि बीजेपी को कहना पड़ा भाई तुम रिज़ाइन कर दो, ये तो हम पे चार्ज आ रहा है कि तुम रेपिस्ट को बचा रहे हो। परंतु उन्होंने छोड़ा नहीं। 50-50 हज़ार लोगों की रैली चली है वहाँ पे, कठुआ डिस्ट्रिक्ट से जम्मू तक गई है गर्मी में प्रोटेस्ट करने के लिए। ये बहुत अन्याय हो रहा है और ये गलत चार्जेस हैं। आप बताइए, इतने सब करने के बाद किसी ने इनकी नहीं सुनी, और यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने, आप मानिएगा मुझे विश्वास नहीं होता, सुनने की बजाय सीबीआई रिपोर्ट की मांग को सुनने की बजाय सुप्रीम कोर्ट ने बार काउंसिल को भेजा दिल्ली से कि जाके उनको हड़का के आओ, जम्मू के वकीलों को, कि अगर आप अपनी प्रोटेस्ट मूवमेंट विड्रॉ नहीं करते तुम्हारे सबके लाइसेंस कैंसिल हो जाएंगे, आप कभी लाइफ टाइम प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। ऐसा कभी कश्मीर के उन जिहादी वकीलों के साथ नहीं किया जो खुलेआम पाकिस्तान के सपोर्ट में रेजोल्यूशंस पास करते आए हैं और आतंकवादियों को डिफेंड करते हैं। कभी सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि बार एसोसिएशन कश्मीर का क्या मतलब है, श्रीनगर बार एसोसिएशन का, कि आप रेजोल्यूशन पास करें आज़ादी का या पाकिस्तान में मर्ज होने का, पर इनके ऊपर गाज गिरी। और इस सारी मूवमेंट को लीड कौन कर रहा था? ये गुंडा मवाली हिस्ट्री शीटर तालिब हुसैन, जो कि पीडीपी का और हुर्रियत का एक्टिविस्ट है। इसने मल्टीपल रेप चार्जेस इस पे हैं। इसकी खुद की साली ने पहले से किया हुआ था, इसकी पत्नी ने इसके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस के बहुत गहन आरोप लगाए। इसकी 2 बेटियां हो गई, उसके लिए मार के भगा दिया घर से कि तू बेटे क्यों नहीं पैदा किए। ये घर जमाई था, उनसे लाखों रुपया इसने लिया कि मैं वकील बन के आपकी बेटी को ऐशो आराम कराऊंगा। वकील तो क्या बनना था, कभी वकील बना नहीं, फेल होता रहा। और फिर भी बरखा दत्त जैसे वकील इसको ह्यूमन राइट्स लॉयर के रूप में पेश करते रहे, जबकि जम्मू यूनिवर्सिटी से रस्टिकेट हो चुका था क्योंकि ही हैड ट्राइड टू मर्डर अ हिंदू स्टूडेंट ऑफ संस्कृत डिपार्टमेंट। इसके ऊपर इतने सारे क्रिमिनल केसेस थे, इंक्लूडिंग बाय हिज वाइफ, हिज साली, हिज ससुर, सब। उसके बावजूद इतना हीरो बन गया। ये तो ऐसे तो हीरो होते हैं हमारे सेक्युलर ब्रिगेड के। और उसके बावजूद इसने रेप जेएनयू में भी जाके लड़कियों के किए, और एक लड़की ने तो अपनी रेप की गाथा बड़े मार्मिक ढंग से पब्लिश भी की, जो मैंने इस किताब में पूरी की पूरी छापी है। परंतु उसका नाम नहीं है, पर मैंने पता कर लिया। और अंत में पता है क्या कहती है, वो बता के कैसे सोडोमाइज किया, रेप किया। कहती केवल मेरे साथ नहीं, जेएनयू में और भी बहुत लड़कियों के साथ। पर जब इसने किया रेप, मैं बहुत तकलीफ में थी, पर फिर भी मैंने कहा चलो कम से कम इस लड़की की तरह मेरा कत्ल तो नहीं किया, मुझे जिंदा तो छोड़ दिया। देखिए कितना बड़ा जिगर है ना। मुस्लिम लड़की है, कहती रेप भी किया तो क्या हुआ, मारा तो नहीं मुझे। अब आते हैं, ये मैंने आपको दिखाया था ना, इसकी पत्नी के चार्जेस क्या क्या। ऐसा बंदा हीरो बन के ग्लोबली इसको लेक्चर्स के लिए यूनिवर्सिटीज़ में बुलाया गया, और ये बहुत पैसे इसने कमाए, इकट्ठे किए इस फैमिली को न्याय दिलवाने के नाम पर। अब इस रसाना गांव को क्यों टारगेट किया? क्योंकि इन हिंदुओं ने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था। इनको क्यों टारगेट किया गया, उसका थोड़ा सा क्विक इतिहास। रसाना गांव
कथुआ डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा सा टाइनी सा हैमलेट है, पर बॉर्डर के बहुत पास है। और आपको मालूम होगा कि जम्मू में एयर बेसेस, आर्मी बेसेस को लेकर कितने बार अटैक, टेरर अटैक हुए हैं। आर्मी ने कितनी बार कहा है कि यहाँ रोहिंग्या और बांग्लादेशी हमारे कैंप्स, आर्मी कैंप्स के आसपास मत बिठाइए, पर एक भी उठा नहीं। ये जो रसाना गांव है करीब 10 किलोमीटर है बॉर्डर से, जहाँ बहुत बड़ा फेंस्ड है बॉर्डर, बरसाती नाला है बहुत बड़ा, और वहाँ से बहुत से आतंकवादी अपने वेपन्स के साथ भी आते हैं और ड्रग ट्रेड के साथ। ड्रग एडिक्शन इतने बड़े पैमाने पर जैसे पंजाब में की, पहले इन्होंने पंजाब का यूथ तबाह किया, वही हालत अब जम्मू की कर रहे हैं। जम्मू प्रोविंस में आपको मालूम है कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? किसको मालूम है? 8 में से 5 मुस्लिम मेजॉरिटी बन चुके हैं। हालांकि जम्मू प्रोविंस हिंदू मेजॉरिटी हुआ करता था। आज के दिन जो राजौरी, पुंछ, डोडा, रामबन इत्यादि 5 डिस्ट्रिक्ट पूरी तरह से मुस्लिम मेजॉरिटी है, और आए दिन जो बच्चे खुचे हिंदू रह गए हैं, टारगेटेड किलिंग होती है उनकी, और वहाँ से पलायन हो रहा है और हिंदू सोए बैठे हैं। जो कश्मीर में एक झटके में किया, वो अब धीरे धीरे कर रहे हैं जम्मू में। बचे कथुआ, उधमपुर और सांबा डिस्ट्रिक्ट, ये 3 बचे हैं जो हिंदू मेजॉरिटी आज भी हैं, और बहुत जल्दी से इनकी डेमोग्राफी बदली जा रही है। तो ये जो मर्डर का और इस रसाना विलेज को टारगेट करने का मुख्य रीज़न ये है कि रसाना के पीछे फॉरेस्ट है, आगे भी फॉरेस्ट, पीछे भी फॉरेस्ट, हाईवे से करीब 1-1.5 किलोमीटर दूर है। पीछे का जो फॉरेस्ट है उसके रास्ते पैदल चलते चलते आप कश्मीर, साउथ कश्मीर पहुंच सकते हैं, और जो जम्मू के मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस हैं, यानी टेररिस्ट के लिए ये जाने का बहुत ही सेफ रूट है। तो रास्ते में आपको रोकेगा कोई नहीं, क्योंकि आप सड़क से जा नहीं रहे। तो रसाना वुड प्रोवाइड अ वेरी गुड हाइडिंग प्लेस फॉर दोज टेररिस्ट जो बॉर्डर क्रॉस करके आते हैं। तो पहला उनको सेफ स्पॉट अगर इस विलेज को खाली कराया जा सकता, और हो ही जाना था अगर बार एसोसिएशन ने या चौधरी लाल सिंह ने लड़ाई ना लड़ी होती, और हिंदू कम से कम समझ गए होते कि ये झूठे आरोप में हमें क्यों फंसाना चाहते हैं और रसाना को क्यों टारगेट कर रहे हैं। हालांकि रसाना के बहुत से नौजवान गांव छोड़ के उनको बाहर भेजा जा चुका है। तो पहले कहा गया था कि काऊ शेड में लड़की को रखा 6 दिन, पर रेप नहीं किया। फिर अंत में उसको घर जाते जाते याद आया रेप भी कर लो यारो। अब नया नैरेटिव चलता है, शुभम को टॉर्चर करके पुलिस कस्टडी में रखा गया, और जो असली टारगेट थे उसका मामा सांजीराम पटवारी और दीपक खजूरिया स्पेशल पुलिस ऑफिसर, ये 2 मेन टारगेट थे, और 5 और लोगों को लपेटा, सांजीराम के एक और बेटे को। इसका मकसद मेन था कि सांजीराम हिंदू भाइयों को ये बोलता था कि कृपया अपने ज़मीनें मत बेचो, धरती हमारी धरती माँ है, पूर्वजों की विरासत है, और मत बेचिए बांग्लादेशियों को या मुसलमान जो आ रहे हैं यूपी से, बिहार से, कहाँ से वहाँ सेटल किए जा रहे हैं। वहाँ जंगलों में तो भारी एनक्रोचमेंट हो चुकी है, रिवर ब्रेड्स पे हो चुकी है, वहाँ पूरी टाउनशिप बस चुकी हैं जम्मू प्रोविंस में इनके मतलब एनक्रोच्ड फॉरेस्ट लैंड पे पूरा शहर बसा दिए हैं, केवल एक्सक्लूसिवली मुस्लिम शहर। और वो कह रहा था कृपया मत बेचो। एक वो टारगेट इसलिए कि पढ़ा लिखा थोड़ा बहुत और अपनी समाज को जगाने का प्रयास कर रहा है। दूसरा, दीपक खजूरिया एज स्पेशल पुलिस ऑफिसर गो हत्या और काउ स्मगलिंग, आए दिन वहाँ से जम्मू से गाय चुरा के लेके जाते हैं कश्मीर में और मुस्लिम मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट्स में स्लॉटर के लिए। और जम्मू कश्मीर के महाराजा अपने ज़माने में हरि सिंह ये कानून बहुत कड़ा पास करके गए थे कि काउ स्लॉटर इज़ अ सीरियस क्राइम। तो वो तो एज अ पुलिस स्पेशल पुलिस ऑफिसर अपना काम कर रहा था, इनको पकड़वाता था। तो ये, और मुझे पता है महबूबा मुफ्ती जिसको मैं बहुत भली भांति जानती थी, उसका खून कितना खौलता था,
कि क्या है, हम खाएं भी अपनी मर्जी का ना, और सस्ता होता है गाय का मीट, इसलिए थोड़े कि तुम्हारी गाय हमें बड़ी प्यारी है पर सस्ता होता है, गरीब है मुसलमान इसलिए गाय काट के खाते हैं और ये हमारे को तंग करते हैं। तो ये जो नया नैरेटिव है इसमें मास्टरमाइंड सांजी राम है, साथ में दीपक खजूरिया स्पेशल पुलिस ऑफिसर। अब इसमें क्या कहा जाता है, अब यहाँ क्या नया नैरेटिव चलता है कि वो लड़की ढूंढने आती है घोड़ों को, शुभम फिर नीचे आता है, कहता है मैं ढूंढवाता हूँ, पर वो एक और अपने दोस्त को, परवेश नाम के दोस्त को भी बुला लेता है। और ये प्री प्लान्ड है, सांजी राम ने अपने नेफ्यू को तैयार किया था कि इस लड़की को अबडक्ट करेगा और फिर हम इसको मारे वारेंगे ताकि बकरवाल यहाँ से डर के भाग जाएं, मुसलमान भाग जाएं। हुआ बिल्कुल उल्टा, हिंदू भागे, ये तो और चौड़े हो गए। और ये अगेन फेक नैरेटिव कैसे चलता है ना, और इसका मैंने बहुत गहन अध्ययन करके कि जो एविडेंस दे रहे हैं कि हिंदुओं ने ये किया, असली इनके खुद के पुलिस के रिकॉर्ड बताते हैं कि पुलिस झूठ बोल रही है, उसका रिकॉर्ड कुछ कह रहा है और आप उसकी कंक्लूजन कुछ और कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि मैंने कोई स्टिंग ऑपरेशन करा और सच प्राप्त किया, ये मैं पुलिस के स्वयं के कोर्ट में दिए रिकॉर्ड से दिखा रही हूँ, टेस्टिमनी से दिखा रही हूँ कि टेस्टिमनी कुछ और कह रही है, तुम्हारे रिकॉर्ड कह रहे हैं कि ये मासूम है और तुम फिर भी उन पे झूठे आरोप लगा रही हो। यानी किसी ने ढंग से पढ़े ही नहीं, किसी वकील ने नहीं पढ़े, किसी जर्नलिस्ट ने नहीं पढ़े कि क्या क्या तथ्य पेश किए गए, पर इन लोगों के लिए कहा गया कि इनको फांसी की सज़ा हो, ये हो वो हो। ये 8 हैं एक्यूज। अब कहानी और भी उलझती है, देखिए कैसे। ये कहते हैं तो ये परवेश और शुभम, ये 2 लड़के उसके लिए उसके साथ घूमते हैं, फिर कहते हैं मिल नहीं रहा है घोड़ा, तो अब उसको रेप करने की कोशिश करते हैं। जब रेप करने की कोशिश करते हैं तो वो रेजिस्ट करती है, तो उसको जबरन मनार, जो पहले से वो ला के रखे हैं, मनार नाम की टैबलेट उसके मुंह में ठूसते हैं। मनार एक तंबाकू से बनी कुछ हर्बल टैबलेट होती है, इतनी मोटी और इतनी भद्दी कि आपको उल्टी आ जाए उसकी स्मेल से ही। वो लैक्सेटिव के रूप में खाई जाती है कभी कभार, बट इट्स नॉट अ प्लेजेंट थिंग टू टेक। तो वो उसको खिलाई और एकदम वो बेहोश हो गई। कोई ऐसी चीज़ है जिससे इंस्टेंट बेहोशी आती है, इंजेक्शन दे तो माना जा सकता है, और वो बेहोश हो गई। फिर उसको रेप करने की कोशिश किया, एक ने रेप किया, दूसरा कर नहीं पाया, और उसको फिर कहते हैं कि यहाँ पे इस मंदिर में, ये देवी स्थान उसको जजमेंट में बोला गया पर देवस्थान है, ये बाबा कालीवीर डोगरों की ये कुल देवता माने जाते हैं, और इनमें आस्था जो फेमस है जम्मू का वैष्णो देवी टेम्पल, उससे कम नहीं ज़्यादा ही होगी, क्योंकि कुल देव की कोई कम महत्व नहीं होती। अब ये गरीब सा गांव है, ये 3 गांव का एक कॉमन मंदिर है, बाबा कालीवीर देवस्थान। आप देख रहे हैं छोटा सा आइसोलेटेड है, गांव से करीब 4 मिनट भी नहीं, 3-4 मिनट की पैदल की दूरी पर, और जंगल के बीचों बीच है। कि यहाँ आके इस लड़की को रेप करने के बाद यहाँ लड़की को डंप कर दिया जाता है। और फिर ये भी कहा जाता है कि आके रेप करने के बाद शुभम जो है टीनेजर, वो अपने कज़न को फ़ोन करता है जो कि मेरठ के पास मुजफ्फरनगर में पढ़ रहा है, और उसको कहता है आजा आजा, तुझे अपनी लस्ट सेटिस्फाई करनी है तो आजा, हमने एक लड़की पकड़ के रखी है और उसको रेप आप भी कर लेना। और वो लड़का जिसके इम्तिहान चल रहे हैं, वो भागा भागा इम्तिहान छोड़ के वहाँ से आ जाता। कैसे आता है? हेलीकॉप्टर से आता है क्या, कि कोई विमान भेजा था उसको, पुष्पक विमान, क्योंकि किसी ट्रेन से अगले सुबह तक उस वक़्त पहुँच ही नहीं सकता, जैसे कहते हैं कि अगले दिन पहुँच गया। और फिर ये भी बोलते हैं कि जो दीपक खजूरिया भी आता है अगले दिन उसमें मंदिर में, और उसको एक और सैडेटिव, हाँ बस 5 मिनट दीजिए प्लीज़, 5 नहीं 10 लूँगी, आपने बहुत वेट करवाया, डिले करवाया, जल्दी से कर रही हूँ मैं, प्रयास कर रही हूँ।
और लैक्सेटिव लिया तो क्या मंदिर में उसने पॉटी भी की, क्या दस्त आए, किसी ने साफ किया, कुछ नहीं। और मंदिर में जो 3 गांव का इकट्ठा साझा मंदिर है, और आप देखेंगे मंदिर के 3 दरवाजे हैं, एक एक की चाबी एक एक गांव में रहती है, यानी कोई भी तीनों गांव में कभी भी आ सकता है। सुबह शाम आरती होती है या सुबह शाम रिचुअल्स होते हैं, वो उसके बावजूद वो वहाँ रखते हैं उसको मंदिर में छुपा के। एक मज़े की बात, उसके पेरेंट्स की ये अदालत में दी टेस्टिमनी है कि अगले दिन ये पुलिस को भी उन्होंने कहा कि हम 11 जनवरी को इस मंदिर में गए थे सांजी राम से मिलने, और वो गायब हुई है कहाँ। पुलिस के पास नहीं जाते, फिर बाद में कहते हैं हमारा दुश्मन था, तो दुश्मन के पास जाते हैं, जाहिर है फेक नैरेटिव सेट करना था, और उससे पूछते हैं हमारी बेटी कहाँ है, तो कहते कोई चिंता की बात नहीं, किसी रिश्तेदार के पास गई होगी, आ जाएगी। अच्छा, रिश्तेदार सभी के पास फ़ोन है, वो ये नहीं कहते कि हमने रिश्तेदारों से फ़ोन करके पूछा ना, कोई ज़रूरत नहीं, चुपचाप बैठ जाते हैं। अगले दिन जाके 12 जनवरी को FIR दर्ज होती है। फिर मैंने पाया कि इसके नकली हैं पेरेंट्स, ये भी किसी ने नहीं मीडिया में बताया, ना पुलिस ने कंफर्म ये करना चाहिए था। पहले बोले हम सगे माँ बाप हैं, फिर बोले नहीं मेरे बहन की बेटी थी, मैंने अडॉप्ट की थी, पर वो बहन कभी नहीं आए। 3 नकली बाप और आ गए, कभी मीडिया के सामने नहीं ये असली बाप है, कभी ये असली बाप है, 2-3 नकली बाप आ गए, पर एक बार भी वो बहन जिसकी बेटी कहते हैं ये थी नहीं। तो कहाँ से उस लड़की को उठाया, इनकी बेटी थी ही नहीं, और उसके एवज लाखों रुपया हिंदुओं ने इनको डोनेशन कर दिया। हाय बेचारे, इनकी बेटी गायब हो गई। ये हाल है हम मूर्ख हिंदुओं का। पुलिस ने DNA टेस्ट नहीं किया कि वाकई इनकी बेटी है भी नहीं, जबकि न कोर्ट ने कहा कि DNA टेस्ट करो, जबकि ये पता चल चुका था कि असली माँ बाप है ही नहीं। तो मनार खिलाने की एक तो चार्ज है, फिर कहते हैं एक और एपिड्रिल नाम की ड्रग उसको खिलाई दीपक खजूरिया ने, ताकि वो बेहोश रहे। एपिड्रिल एक एपिलेप्सी की टैबलेट है और मिनिमम स्ट्रेंथ होती है 0.5, ये कहते हैं 0.05 जो स्ट्रेंथ में आती ही नहीं है, वो खिलाई। अगर खिला भी दो तो कोई बेहोश तो हो नहीं सकता एपिलेप्सी के ड्रग के साथ। इन एनी केस उस पोटेंसी की दवा होती ही नहीं है वो, और ये खिलाई गई जिसकी वजह से वो बेहोश रही। तो अब विशाल जंगोत्रा जो उसका कज़न है वो भी आ जाता है। 11-10 को उसको फ़ोन करता है, वो आ जाता है, 12 को पहुंच जाता है, पर फिर भूल जाता है। फिर 13 जनवरी को उसको याद आता है कि अरे मैं तो अपनी लस्ट सेटिस्फाई रेप करने आया था, और फिर ये 13 जनवरी को उसको रेप करते हैं एपिड्रिल की टैबलेट्स देके। अब 13 जनवरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, लोहड़ी का दिन है, और उत्तर भारत के गांव में ही नहीं शहरों में भी लोहड़ी बहुत धूमधाम से मनाई जाती है, और गांव में विशेषकर। तो लोहड़ी के दिन तीनों गांव के लोग आए, वहाँ कीर्तन हुआ, वहाँ लंगर हुआ, चाहे सिर्फ खिचड़ी का, पर लोहड़ी के पता से जो मूंगफली वगैरह रेवड़ियाँ बांटी जाती हैं सब किया। किसी ने नहीं देखा कि ये लड़की वहाँ पे तथाकथित कैप्टिव रखी गई है। अब इतने दिन कैसे वो अनकॉन्शियस रही होगी, सुसु पॉटी, पहले तो उसको सुसु पॉटी करवाने ले जाता था कहा गया, यहाँ तो कोई सुसु पॉटी भी नहीं करवाने ले जा रहा। वो बेहोश रही, जगी, यहाँ तो पाँव हाथ भी नहीं उसके बांधे गए। उसका खुद का घर 5 मिनट भी नहीं 4 मिनट की दूरी पे है, वो भागने की भी कोशिश नहीं की। सुबह शाम मंदिर में लोग आ रहे हैं, 3 गांव के लोग आ रहे हैं, वो उठती नहीं, कोई उसको देखता नहीं, फिर भी ये बताया जाता है कि वो वहाँ बंद करके रखी गई। ये मैंने बताया था ना, ये असली माँ बाप नहीं है, नकली हैं, हर चीज़ इनकी झूठ है। अपनी एज के बारे में झूठ, बेटी तथाकथित बेटी के बारे में झूठ, इनकी सारी टेस्टिमनी म्यूचुअली कॉन्ट्रडिक्टरी है। हर स्टेटमेंट में कुछ भी बक जाते थे, पर पता था झूठ बोलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, महबूबा मुफ्ती है ना, और पीछे ISI है ना इसको कार्यान्वित करने के लिए। तो अब दीपक खजूरिया आके एक दिन रेप करते हैं तथाकथित उस मंदिर में, और फिर एपिड्रिल खिला देते हैं, और 13 तारीख को क्योंकि 14 को मकर संक्रांति है,
तो ये सांजी राम कहता है इस लड़की को अब ज़रा कहीं फेंक फांक आओ, मारो और फेंक दो। तो ये इस बीच 2-3 बार रेप होते हैं और 14 को, क्योंकि मकर संक्रांति है, मकर संक्रांति भी रूरल एरियाज़ में मनाई जाती है, नॉर्थ में ही नहीं सारे देश में। फिर वहाँ लंगर होता है, फिर वहाँ आरती कीर्तन होती है, फिर भी किसी को वो लड़की दिखती नहीं। तो 15 को सांजी राम फिर कहता है कि भैया नहीं, 13 को ही बोलता है इसको फेंका। ये 3 लोग उठा के लड़की को लेके जाते हैं और फिर उसको मारने से पहले दीपक खजूरिया कहता है मेरे को भी एक बार रेप और करने दो। फिर वहाँ उसको रेप करने की फॉरेस्ट में कोशिश करते हैं और उसके बाद उसका गला घोटा जाता है, एक बड़े पत्थर से 2 बार उसका सिर फोड़ा जाता है, वो मर जाती है। अब मर तो गई, नौजवान बंदा है, स्पेशल पुलिस ऑफिसर है, 7 लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, इसमें सब इंस्पेक्टर भी है। इनको अब समझ नहीं आता इस बॉडी का क्या करें। फिर आके वापस मंदिर में रख देते हैं, रेप्ड गर्ल की डेड बॉडी को फिर वापस में मंदिर रख दी। ये चार्जशीट कह रही है कहानियाँ। अब बताइए कोई तुक बन रहा है इसका कहानी का? नहीं ना कि बन रहा है। वुड यू बिलीव सच अ स्टोरी? नो। फिर अब डेड बॉडी है, मकर संक्रांति में भी किसी ने नहीं देखा। जनवरी 15 को फिर सांजी राम कहता है कि भैया मैंने सोचा था मेरा वो फलां यार दोस्त गाड़ी लेके मोटर कार लेके आएगा, वो आया नहीं डेड बॉडी को डिस्पोज करने के लिए, तो बस जैसे तैसे तुम ही कर दो। ये भी अब नौजवान उठाते हैं 15 को उसकी बॉडी और कहाँ डंप करते हैं? फिर वही गांव के पीछे, बिल्कुल अपने घरों के पीछे। तो इतना बड़ा प्लॉट जिसने रचा और फॉरेस्ट के बीच में गांव है, तो वो 2 किलोमीटर जाके एक कब्र नहीं खोद सकते थे इस लड़की को दफनाने के लिए? नहीं, पर उन्होंने जाके इसको दफनाने की बजाय अपने ही गांव में, ताकि प्रूफ खुद ही दे दें पुलिस को। अब ये देखिए कमरा, ये है जी, अंदर है। मैं यहाँ दिखाऊँ आपको, मकर संक्रांति की कहानी बता दी, वो मैं चेंज करना भूल गई। खिड़कियां हैं 3 तरफ, शीशे हैं, जाली है, ग्रिल है। शीशे नहीं है, सॉरी, कोई शीशे नहीं है, जाली और ग्रिल है। यानी आप बाहर से खड़े होके कुछ भी देख सकते हैं अंदर। इट इज ओपन टू पब्लिक इन एवरी विच वे। एंड व्हाट इज, या जस्ट प्लीज, बहुत आपने लेट करवाया मेरे को, प्लीज। ये इस टेबल पे, ये छोटे से टेबल पे रखा जाता है, इसको कहते हैं, कोई देखता नहीं इतने दिन तक। ये कहानी बताई जाती है। दूसरा, इस लड़की का मैंने जैसे कहा गायब होती है, चुप है फैमिली, और अखबार में भी उसकी डेड बॉडी मिलने के एक दिन बाद खबर छपती है और पहले नहीं छपती। उसका परिवार बिल्कुल चुप रहता है, मिसिंग गर्ल है, टीवी चैनल को नहीं बताया जाता। जैसे ही इस लड़की की डेड बॉडी मिलती है, ये मंदिर में कैसे छुपा के रखेंगे? एक ही कमरा, कोई यहाँ तय खाना नहीं, कुछ नहीं। ये देखिए इस टेबल पे छुपा के कैसे भी रखा होगा। ये तो गांव मैंने बताया। हाँ, मिसिंग गर्ल नोटिस अपीयर्स ऑन January 18, a day after her dead body is found। और तब तक चुप हैं, पर जैसे ही डेड बॉडी मिलती है, पोस्टमार्टम के बाद ये नेशनल हाईवे पे, जैसे शाहीन बाग को ब्लॉक किया गया, ये नेशनल हाईवे पे जो बॉर्डर तक जाता है, नेशनल हाईवे 44, उसको ब्लॉक करके उसकी डेड बॉडी सड़क के बीच बिछा के खुलेआम कहना शुरू करते हैं, सांजी राम पकड़ो, दीपक खजूरिया पकड़ो, बीजेपी ने करवाया, मोदी ने करवाया, आरएसएस ने करवाया, हिंदुत्व का ये काम है। और नाम दे रहे हैं, जैसे कि उसकी बॉडी पे लिखा है कि मैं दीपक खजूरिया फलां दिन इसको रेप करके गया था, फिर मैंने मारा इसको। हाउ डिड दे नो? और ये जो वो इनके एक्टिविस्ट कर रहे हैं, तालिब हुसैन, वो वहाँ के हैं भी नहीं, कितनी दूर से आए और सैकड़ों हजारों लोग इकट्ठे एकाएक कर लिए 1 घंटे के अंदर। यानी उसकी तैयारी चल रही थी। वो मैंने इस्टेब्लिश किया इनके फेसबुक पेजेस पे कि अंदरूनी तैयारी चल रही है, मीडिया को नहीं बताना और पुलिस को नहीं बताना कि लड़की को ढूंढो, पर अंदरूनी तैयारी चल रही है कि हमें प्रोटेस्ट बहुत बड़ा करना है, ये लड़की
हिंदुत्व के गुंडों ने मर्डर की है। और बहुत से झूठ बोले गए, मेरे पास टाइम नहीं है, पर सबसे इम्पोर्टेंट बात, 2 पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स हैं, दोनों में कहीं भी रेप का जिक्र नहीं है। बहुत स्पष्ट शब्दों में लिखा है, नो स्पर्मेटोजा डिटेक्टेड ऑन द एग्जिबिट, यानी ना उसके शरीर पे स्पर्म है ना कपड़ों में स्पर्म है। तो गैंग रेप हुआ, मल्टीपल रेप्स हुए तो स्पर्म नहीं मिला, तो कैसे रेप हो गया? फिर जो कहते हैं उसके ऊपर जुर्म हुए, कितने इंजरीज हैं, उसके बारे में भी बहुत बहुत झूठ मैंने इन्हीं के रिकॉर्ड से बताए हैं। अलेज था कि लड़की को इलेक्ट्रोक्यूट किया गया, पोस्टमार्टम में कहीं इलेक्ट्रोक्यूशन की बात नहीं। एलिगेशन है शी वॉज स्ट्रैंगुलेटेड, गला घोटा गया और उसके हेड पे सर पे 2 बार पत्थर मारा गया। हेड पे हेयर लाइन फ्रैक्चर भी नहीं है, 1 बूंद खून की भी नहीं है, गले पे स्ट्रैंगुलेशन मार्क नहीं है। तो फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट कह ही नहीं रही कि स्ट्रैंगुलेट करके मारा, तो कैसे ये एलिगेशन लगाई गई? फिर कहा गया कि इसको ह्यूमन बाइट्स थे उसकी बॉडी पे, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कोई ह्यूमन बाइट्स की बात नहीं है। स्कैल्प, हेड, पोस्टमार्टम सेज नो एक्सटर्नल और इंटरनल इंजरी सीन, बोन्स इंटैक्ट, बेस ऑफ स्कल इंटैक्ट। अब मुझे ये बताइए, ये सब होते हुए भी कोई मीडिया कर्मी नहीं था, कोई टीवी चैनल, कोई बीबीसी, कोई CNN, कोई टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, किसी जर्नलिस्ट ने नहीं पढ़ी ना पोस्टमार्टम रिपोर्ट। और फिर भी गैंग रेप इन अ मंदिर, डोगरा समाज को पूरी तरह से बदनाम करके आपने इतना निरीह बना दिया, और वकील जो उनके लिए खड़े हुए थे इतना उनको डरा धमका दिया कि इन परिवारों को ढंग की लीगल एड भी नहीं मिली। ऐसा नहीं हुआ कि फाइनली, जस्ट वाइंडिंग अप नाउ इन 2 मिनट्स, सबसे बड़ी बात ये कि एक व्यक्ति को, जज तेजविंदर सिंह को बरी करना पड़ा, विशोल, जिसको कहा गया कि मेरठ से, मुजफ्फरनगर से आया था रेप करने। CCTV फुटेज मिल गई, ATM वहाँ पे मुजफ्फरनगर में विड्रॉ कर रहा है पैसे, CCTV फुटेज मिल गई एग्ज़ाम हॉल में इम्तिहान देते हुए, फोटोग्राफ उसकी लैंडलेडी जहाँ वो रहता था उसके घर की फ़ोटोग्राफ हैं कि लोहड़ी के दिन उसके घर में था, ये रेप करने नहीं आया था। इनके पास कोई प्रूफ नहीं, कोई ट्रेन टिकट नहीं, उसके पास ट्रेन टिकट है कि मैं इस दिन गया था, मेरठ उतरा था, फिर मुजफ्फरनगर गया। विदाउट एनी एविडेंस दे हैड इम्प्लिकेटेड विशाल जंगोत्रा, सांजीराम के बेटे को। परंतु क्योंकि CCTV फुटेज मिल गई और वो ZTV ने एयर कर दी, तो इसको छोड़ना पड़ा। जब एक व्यक्ति पे ये सिद्ध हो जाता है कि ये बिल्कुल झूठा इसको फंसाया गया और जज को मजबूरी हो में छोड़ना पड़ा इसको बिना उसकी मर्जी के, बहुत पैसे लिए होंगे जज तेजविंदर सिंह ने, इसका मतलब सारा केस कोलैप्स हो जाता है। कि भी किसी भी क्रिमिनल केस में यू हैव टू हैव प्रूफ बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। यहाँ तो डाउट ही डाउट है, छलनी ही छलनी है। पर ये जज ने सबको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दी। पुलिस वालों को 5 साल की, किसको अभी तक वो छूटे नहीं हैं, कोई बेल पे एक आध को मिल गई। सांजीराम या दीपक खजूरिया, इनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट है। और इसके नकली बाप की, इस लड़की के नकली बाप की हिमाकत देखिए, ये कहता है डेथ पेनल्टी दो। और जो विशाल जो छुटा है, क्योंकि वो मुजफ्फर नगर में था, यहाँ था ही नहीं, कहता है इसको भी डेथ पेनल्टी दो, ये था वहाँ पे। सारा प्रूफ होने के बावजूद भी हाय तौबा मचाई और मुझे और पैसे दो, कितने लाखों करोड़ों रुपया। और शैला रशीद आपकी, शी प्लेड अ वेरी लीड रोल इन द फेक नैरेटिव बाय द वे। काश आज आप सच बोल दे वो कि मुझे किसने झूठ बुलवाया था ये सब। तो ये जज साहब का तो थोड़ा डिवाइन रेट्रीब्यूशन हो गया, इन पे करप्शन चार्जेस, इनको इंक्वायरी शुरू हो गई, ये हाई कोर्ट जज नहीं बन पाए। बट द सच दुख की सबसे बड़ी बात है, ये अब चंडीगढ़ केस चल रहा है हाई कोर्ट में, परंतु इनके पास ढंग के वकील भी नहीं हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि इनके पास ढंग के वकील तो हों कम से कम, वो भी आसान नहीं है। इनको वकालतनामा साइन करवाना तक नहीं आता जेल में जो इनके लोग हैं, इतने मतलब मासूम, सेमी एडुकेटेड, सेमी लिटरेट,
रियली इन अ वेरी बैड शेप। और जो बार एसोसिएशन किसी ज़माने में खड़ी हो गई थी, वो आज इनके साथ कोई भी इनके साथ नहीं खड़ा। और रसाना गांव के जो पीछे खेती होती थी, ये देखिए वो सारा, अब ये देखें, ये हमारा मैम बैक साइड से गेट है, छोड़ दी खेती, छोड़ दी, लोगों ने डरते हैं जंगल में जाने को। आज वहां कोई पहुंचता ही नहीं है। ये सारा अब जंगल बन गया, यहाँ खेत हुआ करते थे, इसके बाद डर से। अब मैं लास्ट स्लाइड है, लिटरली लास्ट है। मैं ये कहूँगी जो शुरू में कहा, अगर हमको सच जानना है, ये नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी NIA को सौंपना चाहिए। CBI से बहुत ऊपर की बात पहुंच चुकी है। नेशनल सिक्योरिटी इम्प्लिकेशंस हैं, क्योंकि ये डेमोग्राफिक इन्वेजन के लिए किया गया और इस समाज के बेटों को भगवाने का काम कि यहाँ से निकलो। तो महबूबा मुफ्ती से प्रोब्स शुरू होनी चाहिए। और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, इसका हाथ महबूबा मुफ्ती का इस मर्डर में है, इसके देख रेख में हुई है, इसकी फैमिली ने खुद करा या करवाया है मर्डर, और फैमिली की इन्वेस्टिगेशन हो। और वो जो तालिब हुसैन गुंडा मवाली जिसको हीरो बनाया, और ये सारे जो जर्नलिस्ट जिन्होंने फेक नैरेटिव चलाया, इनकी भी ट्रायल होना चाहिए। इतने झूठ आप कैसे बोल सकते हैं एंड गेट अवे विद इट? परंतु वो तब होगा हमारा हिंदू समाज थोड़ी परवाह करे तो ना। तो ये किताब अवेलेबल है, कृपया वहाँ बाहर, आपने नहीं भी पढ़नी, कम से कम कुछ लोगों को दे दीजिए, इसको ऑर्डर कीजिए। और कम से कम अपने को वो टोपी क्यों नहीं पहनी को लेकर मोदी को फांसी तक चढ़ाने के लिए तैयार थे। हम अपने हिंदू भाइयों को फांसी के तख्ते से बचाने के लिए भी खड़े नहीं होते, जबकि हमें पता है कल हमारी बारी भी हो सकती है। धन्यवाद।